आज सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से चुनाव प्रचार का आगाज किया। पीएम मोदी ने रैली करने से पहले समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम का दौरा किया और जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से भी मुलाकात की। अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी महागठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता जमानत पर बाहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा और फिर से एनडीए सरकार आएगी। जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। अब बिहार रुकेगा नहीं। लठ बंधने वाले एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं। वहीं एनडीए के हर कार्यकर्ता को बूथ बूथ पर एकजुट प्रयास करना है। समस्तीपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय में भी रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन खुद चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार सुशासन की सरकार। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। एनडीए के लिए आपका यही प्यार, आपका अटल विश्वास अब विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। इधर गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार में खूब गरजे। सिवान में एक रैली में उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज बताया। इसके साथ ही कहा कि आज एनडीए का शासन है और शहाबुद्दीन जैसे कितने गुंडे क्यों ना हो जाएं, बिहार मोदी नीतीश के शासन में किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अमित शाह ने कहा कि बिहार में असली दिवाली 14 नवंबर को मनाई जाएगी, जब तेजस्वी यादव की चुनाव में बुरी तरह हार होगी। भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। इधर महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का फेस घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव भी फुल एक्शन में है। सहरसा में रैली के दौरान तेजस्वी ने बिहार में बाहरी बनाम बिहारी का सवाल उठा दिया है। अपनी रैली में उन्होंने कहा कि बिहार को 2 बाहरी आज चला रहे हैं, लेकिन बिहार को बिहारी ही चलाएगा और इस बार चुनाव में बदलाव होगा। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी के लिए क्यों डरा जाएगा? बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बंदूक की नोक पर किसी के साथ डील नहीं करेगा। बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में
पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेड डील पर बातचीत जारी है और सरकार डील को जल्दबाजी में नहीं करना चाहती है। भारत किसी डेडलाइन के दबाव में डील नहीं करेगा। इसके अलावा रूसी तेल खरीद पर पाबंदी को लेकर भी गोयल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जर्मनी और दूसरे देशों की तरह भारत भी पाबंदियों से छूट के लिए बात करेगा। We are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. Reading in today's paper, Germany is asking for exemption from US sanctions on oil. Now these are UK already has sorted and probably got an exemption for procuring oil No. from the US. This is about the Rosneft deal, sanctions, right. I think, and we've sorted out the issues with Germany. We managed to do that very quickly, and I think the Americans will do something very similar. So then why single out India? Well, it's a specific subsidiary in relation to Rosneft. We also have a subsidiary in India of the Rosneft. Well, you come and talk to us. ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील पर पॉजिटिव संकेत दिए हैं। पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात भी की है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा होगी। डील अब दूर नहीं, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सीजीएसटी भवन गाजियाबाद के उद्घाटन के मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार दिवाली पर 1 दशक की सबसे ज्यादा बिक्री देखने को मिली है, लेकिन सीबीआईसी के अधिकारियों को लगातार निगरानी रखनी होगी ताकि जीएसटी कटौती का फायदा लोगों को मिलता रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि नवंबर में जीएसटी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि गलत किया तो खैर नहीं, सही किया तो कोई भय नहीं। कुछ गलत लोगों की वजह से पूरे संस्थान की छवि पर धब्बा लग रहा है। It sends a clear message that misconduct, dereliction of duty, or unethical behavior will not be tolerated. I think it's very important, and we can't afford on this to be laid back. Prolonged proceedings, which I find very frequently to my irritation, particularly if they are innocent. For those wrongfully accused, early closure brings relief and restoration of dignity. The motto for disciplinary matters therefore should be, गलत किया है तो खैर नहीं, सही किया तो कोई भैर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वें रोजगार मेला में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब का लेटर बांटा। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आज रोजगार मेले में युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गया है। रोजगार मेले के जरिए 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। जीएसटी उत्सव में भी रोजगार उत्सव मनाया जा रहा है। ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे। ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। आने वाले दिनों में फ्लाइट्स में पावर बैंक ले जाना मुश्किल हो सकता है। दरअसल हाल ही में इंडिगो की दिल्ली दीमापुर फ्लाइट में उड़ान के दौरान पावर बैंक में आग लगने की घटना को सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने गंभीरता से लिया है और नई सुरक्षा गाइडलाइंस पर काम भी शुरू हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह।
जी, मौजूदा नियम के अनुसार आप अपने साथ पावर बैंक को अपने हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं, चेक इन लगेज में ले जाना अलाउड नहीं है। लेकिन हाल में ये घटना हुई दिल्ली दीमापुर फ्लाइट में, जहां हैंड बैगेज में एक पावर बैंक था जो ऊपर ओवरहेड बिन में रखा हुआ था और उसमें आग लग गई। हालांकि इंडिगो के जो क्रू है उनकी समझदारी की वजह से उस आग पे काबू पाया गया, लेकिन इसके बाद, इस घटना के बाद डीजीसीए ने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और पावर बैंक को लेकर जो पूरी पॉलिसी है उसका रिव्यू कर रही है। कई सारे विकल्पों पर विचार हो रहा है। उसमें से एक विकल्प है कि फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल को या ले जाने को पूरी तरह से उस पर एक तरह का बैन लगा दिया जाए। जो दूसरा विकल्प है जिस पर सोचा जा रहा है कि छोटे साइज़ के पावर बैंक या 100 वॉट आवर से कम के जो क्षमता वाले जो पावर बैंक हैं उन्हें सिर्फ अलाउ किया जाए, बड़े पावर बैंक्स को अलाउ ना किया जाए। और जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि पावर बैंक ना तो चेक इन लगेज में जाए और ना ही जो ओवरहेड बिन है वहां रखा जाए। पावर बैंक को रखने के लिए या तो पैसेंजर अपने सामने रख सके, जो सामने वाले जो पैकेट होता है वहां पे रखा जा सके, या वो अपने साथ रखे। तो इन तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले कई सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पावर बैंक को लेकर जो अपनी पॉलिसी है उससे ज़्यादा कड़ा बनाया है। कैथे पैसिफिक की तरफ से, इसके अलावा कतर एयरवेज की तरफ से, सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से, एमिरेट्स की तरफ से हाल में कई सारे नियम बनाए गए हैं और डीजीसीए इंटरनेशनल रेगुलेशंस को स्टडी कर रहा है और जल्द ही इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर सकता है। अब जल्दी ही देश की ऑडिटिंग कंपनियों को विज्ञापन निकालने की इजाज़त मिल सकती है। अभी तक ऑडिटिंग कंपनीज के प्रचार प्रसार पर रोक है। सरकार चाहती है कि भारतीय कंपनियां ग्लोबल मार्केट में जगह बनाए, इसी वजह से नियमों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है। आपने डॉक्टर, टीचर जैसे तमाम प्रोफेशनल्स के विज्ञापन अखबार, टीवी, होर्डिंग में देखे होंगे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का विज्ञापन नहीं देखा होगा। सीए या सीए फर्म के विज्ञापन निकालने पर पाबंदी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 इसकी इजाज़त नहीं देता। कानून के मुताबिक सीए और सीए फर्म्स सिर्फ लेख लिखकर अपने काम का प्रचार कर सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सरकार को विज्ञापन की इजाज़त देने के लिए प्रस्ताव दिया है। Under the proposed revision to the code, network firms are being allowed to have their own websites within the ethical boundaries set by the council. These guidelines, while ensuring adherence to ethics, endeavor to promote visibility for firms and their services. The exposure draft of revised code of ethics will be issued for the stakeholders shortly by the institute. ग्लोबल ऑडिटिंग और कंसल्टेंसी मार्केट में बिग फोर यानी 4 बड़ी कंपनियों EY, डेलॉयट, KPMG और PwC का दबदबा है। भारत सरकार चाहती है कि करीब $240 बिलियन के इस बाजार में भारतीय कंपनियां भी अपना हिस्सा बनाएं। भारत की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स की विदेशों में काफी डिमांड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार खुले मंचों से आह्वान कर चुके हैं कि बिग फोर के मुकाबले देश के अंदर से भी बड़ी ऑडिटिंग और कंसल्टेंसी फर्म्स उभरनी चाहिए। यही वजह है कि सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में विज्ञापन से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है ताकि देसी फर्म्स भी ग्लोबल बन सके। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव देखने को मिला है और सेंसेक्स निफ्टी आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं और सेंसेक्स में 345 पॉइंट और निफ्टी में 96 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी प्रेशर रहा। बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन लगातार हम पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे थे, बाजार में एक हमें बढ़त के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज वो जो स्ट्रीक है 6 दिन की वो टूटती हुई नजर आई है और बाजार आज बेयर्स की जो ग्रिप है वहां पे आता हुआ नजर आया। निफ्टी में देखिए 0.5% की कमजोरी आपको दिखेगी। भाई बैंक निफ्टी कमजोरी में भी फ्रंट फुट पे ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। करीब 1% की गिरावट यहां पे भी देखने को मिली है और साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो गिरावट है वो गहराती हुई
हुई नजर आई है। अगर यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो मेटल शेयर्स में अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में हमें देखने को मिला है, लेकिन एफएमसीजी पैक में आज जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर। अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस शेयर्स में अच्छी खासी तेजी है और जो ऑयल एंड गैस है वो भी हल्की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ नजर आया है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स में हिंडाल्को मेटल सेक्टर के चलते हुए यहाँ पे दमखम दिखा है। भारतीय एयरटेल, आईसीसी बैंक और ओएनजीसी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की यहाँ पे बात कर ली जाए तो सिप्ला, खबर अच्छी थी लेकिन मार्केट ने एंटिसिपेट इसे काफी पहले ही कर लिया था, जिसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैक्स हेल्थ केयर और अल्ट्राटेक सीमेंट में कमजोरी का सत्र रहा है। अब बात करते हैं मिड कैप की। बढ़ने वाले शेयर्स में कमिंस इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, भारत डायनामिक्स और साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड जो 79,000 करोड़ का प्रपोजल है इक्विपमेंट्स को लेके, उसके बाद डिफेंस शेयर्स में ये बढ़त का रुझान देखने को मिला है। लूजिंग साइड में सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, मैक्स हेल्थ केयर और पतंजलि फूड्स में एक गिरावट का सत्र आज देखने को मिला, लेकिन ऑल इन ऑल बात करें तो बाजार में डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर पड़ रही है। इधर भारतीय बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में लगातार विदेशी निवेश आ रहा है। यस बैंक, आरबीएल बैंक के बाद फेडरल बैंक में विदेशी निवेशक ब्लैकस्टोन की एंट्री हुई है। बैंकिंग फाइनेंस में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है और वो कहां निवेश कर रहे हैं, डिटेल्स बता रहे हैं यतीन मोहता। जो निफ्टी बैंक है यहाँ एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। बीएफएसआई स्पेस जो मिड टियर चंक है ना इंडिया का, बड़ी बैंक्स की बात नहीं करते, जो मिड टियर बैंक्स हैं, मिड टियर एनबीएफसीज है, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो मिड टियर बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, इन्होंने कुल मिला के $7.5 बिलियन यानी 66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेस कर लिए। प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। येस बैंक के केस में सेकेंडरी था क्योंकि एसबीआई ने अपना हिस्सा बेचा। लेकिन शुरू करेंगे, सबसे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो आज अनाउंस हुआ वो था फेडरल बैंक का। ये अपना 10% हिस्सा बेच रहे हैं 6,200 करोड़ रुपए में, 227 रुपए पर शेयर में। ब्लैकस्टोन की इकाई खरीदारी करने वाली है, तो ये सबसे पहला काउंटर जहां आपने निवेश होता हुआ देखा। स्टॉक ऑलरेडी रन अप हो चुका था, आज थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। इसके अलावा लास्ट वीक आरबीएल बैंक की अनाउंसमेंट आई जहां रिकॉर्ड 26,000 करोड़ से ज्यादा का सिंगल एफडीआई, सिंगल चेक एमिरेट्स एनबीडी देगा। ओपन ऑफर के साथ ही अमाउंट है और 18 अक्टूबर को ये डील अनाउंस हुई जहां लगभग आपको 280 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ा। आरबीआई अप्रूवल के अधीन है ये ट्रांजैक्शन, लेकिन हाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ। शेयर में भी अच्छा खासा रनअप इस अनाउंसमेंट के बाद। सम्मान कैपिटल आज 52 वीक हाई पे है काउंटर। यहाँ देखेंगे तो अबू धाबी के आईएचसी ने 41.2% हिस्सेदारी खरीदने का अनाउंसमेंट किया। 8,850 करोड़ रुपए में ये डील होगी और 2 अक्टूबर को, अक्टूबर महीने में आपने ट्रैक्शन ज़्यादा देखा, लेकिन हाँ सम्मान कैपिटल में भी आपने काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखा। डील के बाद स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग आई, बहुत सारे कंसर्न्स थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके फिर से एक बार स्टॉक ट्रैक्शन में, खास करके आज एफएनओ के बाहर है, बैंक के बाहर है, तो स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन। येस बैंक जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, लगभग 25% हिस्सेदारी सुमितोमो मित्सुई बैंक खरीदेगी। जापानीज बैंक है, सेकेंडरी सेल एसबीआई, कोटक, आईडीएफसी, फेडरल, ये सब बैंक जिन्होंने वो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम यहाँ सब्सक्रिप्शन किया था, वो सारी बैंक्स ने हिस्सा बेचा, तो सेकेंडरी इशू। और यहाँ भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा ट्रैक्शन डील के अनाउंसमेंट के बाद। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे पहला इसका खाता खुला, 10% वाउबक पिंकर्स और 5% आरडीआई को इन्होंने स्टेक सेल किया। यहाँ भी कुल मिला के 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की डील थी और क्लियरली लास्ट 6 महीने का परफॉर्मेंस प्लेट लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। आरबीएल बैंक 60% ऊपर, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुरू किया था खरीदारी करने का, तो यहाँ 6 महीने का रिटर्न 9.99 नहीं है, ये 60% है। और अगर हम बात करें येस बैंक की 23%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सम्मान, फेडरल, इन सभी में बेहतरीन रिटर्न्स आपको 6 महीने के कार्यकाल में मिले। जब बाजार का रिटर्न बहुत कम है, इन सभी मिड टियर बैंक्स ने जबरदस्त तरीके से यहाँ कामकाज किया है और बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स निवेशकों को मिले हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी से निपटने के लिए आईटी मंत्रालय ने इसकी रिसाइकलिंग को पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव देने की सिफारिश की है। इस पर आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन से एक्सक्लूसिव बातचीत की असीम मनचंदा ने।
रेयर अर्थ की वेस्टेज को रोकने के लिए आपने रिसाइकलिंग के लिए कहा और कहा कि टेक का इस्तेमाल करेंगे, तो किस तरह से वो इस्तेमाल होगा? देखिए, हमारे मेटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एक लेबोरेटरीज हैं और उन्होंने सीमेट हैदराबाद सेंटर ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है फॉर रेयर अर्थ्स फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग, और उसके माध्यम से भी कुछ स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स और जो क्रिटिकल मटेरियल्स हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़रूरी पड़ते हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, आप उसको यूज़ करके ख़त्म हो जाता है, तो अगर हम वैसे ही फेंक देंगे तो उसके अंदर जो मटेरियल है वो निकलता नहीं है और हम बड़े मुश्किल से वो इंपोर्ट होता है। कुछ कंट्रीज उस पर पाबंदी लगाते हैं कि ये इंपोर्ट निर्यात नहीं हो सकता है या आयात नहीं हो सकता है, तो उस केसेस में हमको अगर हम रिसाइकल करें तो ऑलरेडी देश के अंदर आ चुका है, तो हम रिसाइकल कर से उससे मटेरियल निकाल सकते हैं। तो इसको सर पीएलआई स्कीम के अंदर भी लेकर के आएंगे, कुछ ऐसा विचार चल रहा है आपका? इसका जो है स्कीम एक बन रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, एक स्कीम बन रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, जो भी इसमें हमने अपना सुझाव दिया है उसके मुताबिक वो कार्रवाई लेंगे। और अंत में एक दुखद खबर, दिग्गज एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे नहीं रहे। कल 70 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शरीर में इन्फेक्शन से पीड़ित थे। पीयूष पांडे ने भारत के आइकॉनिक एड्स और गाने लिखे हैं। उन्होंने मिले सुर मेरा तुम्हारा से लेकर फेविकॉल, एशियन पेंट्स, कैडबरी के मशहूर एड्स लिखे। इसके अलावा पोलियो कैंपेन के लिए 2 बूंद जिंदगी को भी उन्होंने ही लिखा था। 2014 में बीजेपी के लिए अब की बार मोदी सरकार कैंपेन भी उन्होंने ही तैयार किया था। पीयूष पांडे ने 1982 में एड कंपनी ओगिलवी को ज्वाइन किया था। 1994 में उन्हें ओगिलवी के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया। पीयूष पांडे को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा 2024 में उन्हें लिया लीजेंड अवार्ड भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत कई दिग्गजों ने पीयूष पांडे के निधन पर शोक जताया है।